Hello students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 5, conservation of plants and animals. So, in this chapter we shall learn about the different plants and animal species, how does we categorize endangered, endemic, extinct animal species, and what is Red Data Book, how does we conserve our plant and animal species. We will discuss in our chapter. Now let's look at chapter. These are the learning points that we will cover. Biodiversity, conservation of forest, species in danger of extinction, protected areas, some famous conservation programs in India, migration. And next one, deforestation, wildlife, conservation of wildlife or biodiversity, endemic species, red data book, recycling of paper and reforestation. Now students get ready. What will happen if we cut down all the trees? Write your views. Now students, in this question you can write your own views about the if we cut down all the trees what will happen. अगर बच्चों हम सारी trees को कट कर देंगे तो क्या होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल द इंक्रीज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज होने लग जाएगा. सेकंड हो सकता है कि हमारा जो एयर पॉल्यूशन बढ़ जाए, इंक्रीज ऑफ द एयर पॉल्यूशन हो जाएगा. और हमारा फ्लड्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी. फ्लड्स क्यों आनी स्टार्ट हो जाएंगी? क्या ट्रीज क्या करते हैं? रेन को बाइंड कर, सॉइल के थ्रू, रूट्स के थ्रू सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, जिससे कि फ्लड्स बाढ़ आने से रुक जाती है. और इससे हमारा क्लाइमेट चेंजेस होने लग जाएंगे, वेदर एटमॉस्फेयर में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा. ट्रीज की वजह से, अगर ट्रीज को हम कट करेंगे, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स की लाइफ को हम खतरे में डाल सकते हैं, क्योंकि ट्रीज फॉरेस्ट क्या होते हैं, उनके शेल्टर होते हैं. इस तरीके से अपने अपने ओन व्यूज को आप इस क्वेश्चन आंसर में लिखेंगे. Now you do it on yourself. Now let's begin the chapter. फॉरेस्ट बच्चों हमारा एक यूजफुल रिन्यूएबल रिसोर्स होता है. फॉरेस्ट जो है हमारे नेशनल वेल्थ को मेंटेन करके रखता है. हमारी इंडिया में 21% जो है हमारे कंट्री का टोटल एरिया फॉरेस्ट लैंड ने ही कवर कर रखा है. अलग अलग टाइप के आप प्लांट्स, एनिमल्स फॉरेस्ट यानी जंगल में देखते होंगे. क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग बच्चों प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे लिव करते हैं, सर्वाइव करते हैं. जो लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं, ये सारी हमारी प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इंक्लूड है. बच्चों इसके साथ साथ जो हमारे कुछ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जस्ट लाइक एयर, वाटर, लैंड, सॉइल, ये हम कह सकते हैं सन एनर्जी, ये हमारे नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं. सारी लिविंग थिंग्स जो है हमारी नॉन लिविंग थिंग पे डिपेंड है, जिसकी वजह से एक बैलेंस बना हुआ है इन दोनों के बीच में, यानी हमारे इकोसिस्टम में. नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी द कंजर्वेशन. बच्चों हम कंजर्वेशन को एक क्यों करते हैं, उसके ब्रॉडली टू एम्स होते हैं. फर्स्ट, हम ये कंटिन्यूस ये इंश्योर करना चाहते हैं कि हमारी कोई भी रिसोर्स खत्म ना हो, कमी ना हो, उसकी अवेलेबिलिटी हमारे फ्यूचर तक कंटिन्यू रहे, जनरेशन आफ्टर जनरेशन. इसलिए फर्स्ट हमारा एम होता है किसी भी चीज को कंजर्व करने का. सेकेंड, हमारा एम होता है कि हम अपने एनवायरनमेंट की क्वालिटी को डिग्रेड ना करें, उसको खराब ना करें, उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखें. नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? जब डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वेराइटी एक स्पेसिफिक एरिया में पाई जाती है, उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. बायोडाइवर्सिटी बच्चों एक पर्टिकुलर रीजन की बात करती है. बच्चों ये हमारी सारी ही एक जगह नहीं है. जैसे रोज प्लांट है, कोई पर्टिकुलर एक रीजन में ज्यादा होंगे, एक रीजन में कम होंगे, तो वो बायोडाइवर्सिटी होती है कि एक पर्टिकुलर रीजन में कोई भी स्पीशीज ज्यादा होती है. जो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी होती है वो हमारी फॉरेस्ट में पाई जाती है, जो हमारी कहा जाता है मेगा डायवर्सिटी सेंटर्स. इसमें बच्चों हमारे 12 मेगा डायवर्सिटी सेंटर्स है वर्ल्ड में, और इंडिया भी उसमें से एक है. नाउ नेक्स्ट इज फ्लोरा एंड फोना. फ्लोरा बच्चों हमारे प्लांट लाइफ को डिनोट करती है, जो किसी पर्टिकुलर रीजन में पाई जाती है, मतलब कि किसी भी इंडिजीनियस नेटिव प्लांट लाइफ का ग्रो होना पर्टिकुलर रीजन में. नेक्स्ट आता है फोना. फोना हमारे रिप्रेजेंट करती है एनिमल स्पीशीज को, जो किसी पर्टिकुलर रीजन में पाई जाती है एक पर्टिकुलर टाइम में. बच्चों ये हमारी नेचुरल अकरिंग एनिमल स्पीशीज होती है, इसे तो हम हमारे द्वारा थोड़ी ना ग्रो की जाती है. ये फोना और फ्लोरा जो है नेचुरल है. नाउ लेट्स सी द इमेजेस ऑफ फ्लोरा एंड फोना स्पीशीज. जो फ्लोरा और फोना होती हैं, ये हमारे बायोडाइवर्सिटी को फॉर्मेशन करने में हेल्प करती हैं. बहुत सारी एक्टिविटीज जिसमें डिफॉरेस्टेशन होता है, पॉल्यूशन होता है, क्लाइमेट चेंजेस होता है, ये हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं. इसकी वजह से नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं, यानी कि प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जस्ट लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स आती हैं, जिससे अर्थ की बायोडाइवर्सिटी भी इफेक्ट होती है, इको सिस्टम भी हमारा डिसबैलेंस हो जाता है. नाउ लेट्स स्टार्ट द डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है फॉरेस्ट को क्लीन करना, मतलब उसे कट कर देना लैंड पर्पज के यूज करने के लिए, उसी को हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं. डिफॉरेस्टेशन बच्चों क्यों करते हैं हम?
जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, हमारी डिमांड्स भी इंक्रीज हो रही हैं, हमें रहने के लिए जगह चाहिए, फैक्ट्री सेटअप करनी है, इसलिए हम ट्रीज को क्लियर कर रहे हैं बच्चों। सो हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड भी इंक्रीज हो गई है। नाउ ट्रीज आर कट, बच्चों हम ट्रीज को क्यों कट करते हैं? बिल्डिंग, हाउसेस, फैक्ट्रीज के लिए, स्पेस के लिए, एग्रीकल्चर लैंड को क्लियर करने के लिए, यूजफुल प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करने के लिए या वुड को ऑब्टेन करने के लिए हम ट्रीज को कट करते हैं। बच्चों जो लार्ज एरिया फॉरेस्ट का क्लियर हो जाता है, नेचुरली डिस्ट्रॉय हो जाता है फॉरेस्ट फायर, एसिड रेन या ड्रॉट की वजह से या वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से, ये भी हमारा मेन कॉज है डिफॉरेस्टेशन का। नाउ नेक्स्ट आता है इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं डिफॉरेस्टेशन के। बच्चों इसी तरह अगर लार्ज स्केल में ट्रीज की कटिंग होगी तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं मैनकाइंड के लिए, हमारे लिए, खुद के लिए। फर्स्ट वन, इससे कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, पॉल्यूशन ज्यादा होगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। सेकेंड, अगर हम ट्रीज को कट करेंगे लार्ज स्केल में तो हमारे इससे डिप्लीशन हो जाएगा वाटर वेपर का और हमारी कम बारिश होगी। नेक्स्ट, एनिमल्स जो है होमलेस हो जाएंगे क्योंकि वो तो फॉरेस्ट में ही रहते हैं, जंगल में ही रहते हैं। बच्चों हमारे यूजफुल प्रोडक्ट्स जो हमें ट्रीज से मिलते हैं वो हम खो देंगे। नेक्स्ट, जो टॉप सॉइल होगी हमारी सॉइल की वो इरोड हो जाएगी, खराब हो जाएगी क्योंकि ट्री के रूट्स जो होती है सॉइल को बाइंड करके रखती है। और बच्चों जो हमारी सॉइल खराब होती है उसी को हम क्या कहते हैं? डेजर्टिफिकेशन, यानी हमारा धीरे धीरे पूरा लैंड डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी रेगिस्तान में, जहाँ की फर्टिलिटी बिल्कुल बचेगी ही नहीं। डिफॉरेस्टेशन बच्चों हमारे नेचुरल कैलेमिटीज की चांसेस को इंक्रीज कर देता है, जस्ट लाइक क्लाउड बर्स्टिंग, लैंडस्लाइड्स, फ्लड, ड्रॉट। नेक्स्ट आता है बच्चों, अगर फॉरेस्ट नहीं होंगी, रेनफॉल कम होगी, और रेनफॉल कम होगी तो बच्चों हमारा ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाएगी एटमॉस्फेयर में। नाउ नेक्स्ट आता है अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी को और कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? फर्स्ट इज पॉल्यूशन। पॉल्यूशन एक नेचुरल रिसोर्स है जैसे कि एयर, वाटर और सॉइल, जो हमारे सर्वाइवल में हमें हेल्प करता है। हम उन्हीं रिसोर्सेज को पॉल्यूट कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, उनमें कुछ केमिकल्स मिला रहे हैं, जो हमारे केमिकल्स इंडस्ट्रीज के थ्रू रिलीज होते हैं, वाटर बॉडीज में जाके मिल जाते हैं। हम पेस्टिसाइड्स का ज्यादा यूज करते हैं, एग्रीकल्चर में पावर जनरेट करते हैं, ट्रांसपोर्ट या बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये सारे हमारे पॉल्यूटेंट्स एयर, वाटर, सॉइल में जाकर उसे पॉल्यूट कर देते हैं। नेक्स्ट आता है केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस में बच्चों क्लाइमेट चेंज और बायोडायवर्सिटी हमारा डायरेक्टली रिलेट करता है एक दूसरे से। बच्चों जब मौसम जल्दी जल्दी बदलेगा तो उससे क्या होगा, हमारे कोई पर्टिकुलर एरिया पे तो हमारा कोई प्लांट या एनिमल स्पीशीज लिव कर पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा, और सेकेंड प्लांट और एनिमल स्पीशीज सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इससे क्या होगा, एक प्लांट और स्पीशीज का तो हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगा और एक पूरी डिप्लीट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जो हमारे गैसेस का इंक्रीज लेवल होता है उससे हमारा एयर पॉल्यूशन भी होता है, ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। यहाँ नेक्स्ट आता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो हम लोग क्या कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉयट कर रहे हैं प्लांट और एनिमल्स को अपने प्रोडक्ट्स के लिए। हम फूड लेने के लिए, टिम्बर के लिए, फ्यूल के लिए, वुड के लिए, फर के लिए, आइवरी के लिए हम उनको ओवर एक्सप्लॉयट करने जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंट धीरे धीरे से एक्सटिंक्ट हो रहा है, खराब हो रहा है, उसमें इम्बैलेंस होता जा रहा है, और जिससे हमें खुद खुद को ही क्या है, हार्म है, नुकसान है। नाउ नेक्स्ट इज नेचुरल कैलेमिटीज। जो नेचुरल डिजास्टर्स, अर्थक्वेक, सुनामी, साइक्लोन्स वगैरह आते हैं ना बच्चों, पर वो भी हमारे बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रक्ट करने के लिए कॉज है। नाउ नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कैसे हम फॉरेस्ट को बचा सकते हैं? बच्चों हम क्या कर रहे हैं, लैंड जो हमारा कवर्ड था ग्रेजुअली फॉरेस्ट से, धीरे धीरे हमने क्या करा, आज ये इशू है कि हम कैसे फॉरेस्ट को बचाएं। पहले तो सिर्फ जमीन पे सिर्फ क्या थे, पेड़ पौधे ही थे, लैंड पे पेड़ पौधे ही थे। अब वो धीरे धीरे हमारा एरिया का कंटेंट क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, और हमारा क्लियर लैंड में वो कन्वर्ट हो रहा है। बच्चों हमारी पूरी लाइफ या हम कह सकते हैं हमारा सर्वाइवल जो है फॉरेस्ट पे ही डिपेंड है। तो फॉलोइंग मेथड्स हमें क्या करने पड़ेंगे, अडॉप्ट करने पड़ेंगे, हाउ टू कंजर्व दी फॉरेस्ट। लेट्स सी द फर्स्ट वन। जो ओवरग्रेजिंग होती है एनिमल्स की, उसे स्टॉप करना चाहिए। सेकेंड, जो फॉरेस्ट ट्रीज की लार्ज स्केल पे कटिंग होती है उसे स्टॉप करें, या उसके इन प्लेस पे ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स या ट्रीज को ग्रो करें। नेक्स्ट, एफॉरेस्टेशन करना, ट्रीज को प्लांट करना। जैसे हम डिफॉरेस्टेशन भी मैसिव स्केल पे करते हैं, वैसे एफॉरेस्टेशन भी हमें मैसिव स्केल पे करना चाहिए, जो हमें अप्रोप्रिएट ट्रीज को प्लांट करना चाहिए। नेक्स्ट आता है जो बैरन लैंड है उसमें भी ट्रीज को प्लांट करना चाहिए। नेक्स्ट, जो वीड्स होती है, डैमेज ट्रीज होते हैं, क्राउडेड ट्रीज होते हैं, उन्हें टाइमली रिमूव करते रहना चाहिए, जिससे हमारे गुड ट्रीज, हेल्दी ट्रीज ग्रो कर पाए। नाउ लेट्स सी द नोइंग फैक्ट। वन महोत्सव एक फॉरेस्ट फेस्टिवल है जो स्टार्ट हुआ था 1950 में,
के मुंशी के द्वारा, जिनका पर्पस था इंथुसियाज्म क्रिएट करना लोगों के बीच में, जिससे कि वो आगे बढ़ के फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए और ट्रीज को प्लांट करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप उठाएं। नाउ नेक्स्ट आता है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन भी डिक्रीज होती जा रही है जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रही है हमारी खुद की एक्टिविटीज की वजह से। प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है नेचर में रहते हैं और जो वाइल्ड नेचुरल हैबिटेट है उनका, वो क्या करते हैं, वाइल्ड लाइफ को कॉन्स्टिट्यूट करती है, यानी उसमें अपने उनको सरवाइव करने में वो कंडीशंस प्रोवाइड करती है। टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट, बियर्स जो है उन्हें घने जंगलों में रहना पसंद है। क्रोकोडाइल्स, व्हेल्स को नेचुरल वाटर बॉडीज में रहना पसंद है। ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स, बच्चों, ये फॉरेस्ट का ही डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो सारे हमारे वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करते हैं। बट जो कल्टिवेटेड प्लांट्स होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, वो फॉरेस्ट में नहीं रहते। नाउ लेट्स थिंक एंड आंसर, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, डिफॉरेस्टेशन हैज नो इफेक्ट ऑन एनिमल्स। एनिमल्स पे भी इसका इफेक्ट होता है, तो ये तो गलत है, इट इज फॉल्स। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी इज द सेम ऑल ओवर द अर्थ। बायोडाइवर्सिटी क्या सेम होती है? नो, बायोडाइवर्सिटी जो है पर्टिकुलर रीजन की अलग होती है, तो इट इज फॉल्स। नेक्स्ट है ओवरग्रेजिंग लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन। अगर ओवरग्रेजिंग होती रहेगी एनिमल्स के द्वारा, इसे डिफॉरेस्टेशन होता है। यस, इट इज ट्रू। नेक्स्ट है नेचुरल कैलामिटीज कॉज टू हार्म टू दी अर्थ बायोडाइवर्सिटी। नेचुरल कैलामिटीज यानी अर्थक्वेक, फ्लड, लैंडस्लाइड भी हमारी बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट करते हैं। यस, इट इज ट्रू। बच्चों, अब नेक्स्ट आता है आपका जो वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी है, वो एक प्राइसलेस ट्रेजर है, यानी एक कीमती खजाना है हमारे प्लानिट के ऊपर। इसमें यूनिक जियोग्राफिकल और क्लाइमेट टॉपोग्राफिकल वेरिएशंस होती है, जिसकी वजह से ही हमारे इंडिया में डिफरेंट रिच बायोडाइवर्सिटी यानी प्लांट स्पीशीज, एनिमल स्पीशीज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज पाई जाती हैं। वाइल्ड लाइफ हमें एक सोर्स मटेरियल प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम वेराइटीज को इम्प्रूव कर सकते हैं क्रॉप्स में, प्लांट्स में और एनिमल्स में। साइंटिस्ट और मेडिकल रिसर्चर्स ने ये पाया है कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो वो यूज करते हैं रिसर्च मटेरियल के तौर पे, वो फाइनल एक्सपेरिमेंट्स जो होता है उनका एक्चुअली अप्लाई किया जाता है ह्यूमन बींग्स के ऊपर उनसे पहले। तो वाइल्ड लाइफ जो एक इसेंशियल कंपोनेंट होता है किसका? फूड चेन का, फूड वेब का, बायो जियोकेमिकल साइकिल का और एनर्जी फ्लो का, जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे होता है। जो वेरियस सर्विसेज हमें वाइल्ड लाइफ प्रोवाइड करता है वो हम सस्टेन करते हैं उससे ही लाइफ को अर्थ पे। नाउ लेट्स सी द कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। बच्चों, क्या क्या कारण है जिससे वाइल्ड लाइफ डिप्लीट होती जा रही है? सबसे पहले आता है, अगर हमारी वाइल्ड लाइफ डिप्लीट हो गई तो इससे हमारी प्लानिट पे एग्जिस्ट करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इट्स नेसेसरी टू कंजर्व आवर वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अब हमारे कॉजेज पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो वो उन्हें लैंड भी चाहिए रहने के लिए, और इसकी वजह से लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हो रहा है फॉरेस्ट का। और फॉरेस्ट का डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हम तो वाइल्ड लाइफ भी ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ के लिए फॉरेस्ट क्या है? उनका शेल्टर। नेक्स्ट आता है बच्चों, इससे एयर, वाटर और लैंड पॉल्यूशन हो रहा है, जो जिससे हमारे प्लांट्स और एनिमल्स भी इफेक्ट हो रहे हैं। जल्दी जल्दी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है, और जो ग्लोबल वार्मिंग है वो हमारे कुछ नेचुरल और मैनमेड रीजंस की वजह से इंक्रीज हो रही है। इसलिए बच्चों, कुछ हमारे एनिमल्स हैं, ये प्लांट्स हैं, इन चेंजेस में क्या नहीं कर पाते, सर्वाइव नहीं कर पाते और वो डाई हो जाते हैं। एनिमल्स को किल किया जा रहा है लार्ज स्केल पे मीट, स्किन और अदर बॉडी पार्ट्स के यूज करने के लिए, उसे स्टॉप करना चाहिए। नेक्स्ट आता है कुछ नेचुरल डिजास्टर्स, अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन्स, ये भी हमारे कॉज है जिनकी वजह से प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज हार्म हो रही है। नेक्स्ट आता है द स्पीशीज इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। कौन कौन सी स्पीशीज हैं जो खत्म होने, जो डेंजर है एक्सटिंक्शन के तौर पे, मतलब खत्म होने के कगार पे हैं, जो खत्म होने वाली हैं, अगर इन्हें नहीं बचाया गया तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। The species that are not likely to survive if the causative factors continue to operate and are in danger of extinction is called endangered species. Danger of extinction species को हम endangered species कहते हैं, यानी कि जो खतरे की कगार पे हैं। Endangered species like entire population of dodo, unique bird of Mauritius, वो हमारी किल्ड हो रही है फूड के लिए 17th सेंचुरी में, और ये धीरे धीरे बर्ड जो है एक्सटिंक्ट हो चुकी है। जो इंटरनेशनल यूनियन है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का, जिसे हम IUCN कहते हैं, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है और कैटेगराइज किया है प्लांट और एनिमल स्पीशीज को कि जो डेंजर में है, खतरे में है, या जो खत्म हो चुकी हैं, या हमें कितने कॉज करने की जरूरत है, हम कौन कौन से स्टेप्स उठा सकते हैं उन्हें कंजर्व करने के लिए।
नाउ लेट्स सी द वल्नरेबल स्पीशीज। वल्नरेबल स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो डिक्लाइन हो चुकी है बट स्टिल हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ इंडिविजुअल, मगर फिर भी डिक्लाइन हो रही है मगर उनके नंबर ऑफ स्पीशीज अब भी प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, नेचुरल हैबिटेट में। नियर फ्यूचर अगर हम उन्हें नहीं बचा पाए तो वो हमारी किस कैटेगरी में आ जाएंगी, एक्सटिंक्ट स्पीशीज की कैटेगरी में आ जाएंगी। बच्चों कौन कौन से फैक्टर्स कैजुअल फैक्टर्स होते हैं इनकी डिक्लाइनिंग के। नाउ जैसे अगर उन्हें रिमूव नहीं किया गया, व्हाट आर दी वल्नरेबल स्पीशीज, मस्क डियर, सांभर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, ये सारे हमारे वल्नरेबल स्पीशीज होती हैं। नाउ स्टूडेंट्स हियर आर द इमेजेस ऑफ द मस्क डियर, सांभर एंड स्पॉटेड डियर। नेक्स्ट आती है आपकी रेयर स्पीशीज। रेयर स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में पाई जाती हैं, जिनकी पॉपुलेशन जो है स्कैटर्ड नहीं हुई। नाउ स्टूडेंट्स जो ओवरऑल पॉपुलेशन होती है वर्ल्ड की इनकी बहुत कम होती है। ये स्पीशीज हमारी धीरे धीरे वल्नरेबल या एंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में एंटर कर जाएंगी अगर इनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया। इंडियन एलिफेंट, वाइल्ड बुफेलो, एशियाटिक वाइल्ड एस, ये हमारे एग्जांपल्स हैं रेयर स्पीशीज के। नाउ स्टूडेंट्स हियर आर द एग्जांपल्स ऑफ द एलिफेंट, वाइल्ड बुफेलो एंड एशियाटिक एस। लेट्स सी द नोइंग फैक्ट, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं, वल्नरेबल स्पीशीज होती हैं, ये रेयर स्पीशीज जो होती हैं इन्हें हम टोटली क्या कहते हैं, थ्रेटेंड स्पीशीज। नाउ लेट्स सी प्रोटेक्टेड स्पीशीज ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ। बच्चों कुछ वाइल्ड एनिमल्स हैं जिन्हें हमने क्लासिफाई करा है थ्रेटेंड स्पीशीज जो हमारी इंडिया की हैं। मस्क डियर, भारत स्वाम डियर, डक, हॉर्न फीसेंट, मोनल फीसेंट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन गैजला जिसे हम चिकारा भी कहते हैं, ट्रीफॉल, घड़ियाल, मार्श क्रोकोडाइल, पाइथन, लेदरी टर्टल, अल्बिनो स्नो लेपर्ड, ये सारी हमारी थ्रेटेंड स्पीशीज हैं इंडिया की। नेक्स्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी। कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ को और बायोडाइवर्सिटी को। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक अटेम्प्ट होता है जिसमें हम प्रोटेक्ट करते हैं एंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट स्पीशीज को, बच्चों उनकी नेचुरल हैबिटेट में ही। फॉलोइंग आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो साइंटिस्ट ने प्रपोज किए हैं वर्ल्ड को, जिससे हम एग्जिस्ट वाइल्ड लाइफ को सेव कर सकते हैं जिनकी स्पीशीज खत्म होने की कगार पे है। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट वन। हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए लैंड और वाटर को यूटिलाइज करने की। बच्चों हमें ओवर यूज नहीं करना। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, उन्हें वाइल्ड लाइफ की स्पीशीज को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे, वो अपने नेचुरल हैबिटेट में भी रह पाएंगे। और हमें क्या करना चाहिए, उनके कुछ मैनमेड हैबिटेट्स भी बनाने चाहिए जस्ट लाइक जूस, बोटेनिकल गार्डन। नेक्स्ट आता है बच्चों, हर एक कंट्री को अपने स्पीशीज जो वहाँ पे होते हैं उनको टैब्यूएट करके उनके हैबिटेट में उन्हें प्रिजर्व करके रखना चाहिए, जो कि एक इकोनॉमिकली वाइल्ड रिलेटिव के फॉर्म में भी आता है। नेक्स्ट आता है ऑल्टरनेटिव, कुछ मेजर्स हम अडॉप्ट कर सकते हैं जिससे कि स्पीशीज सर्वाइव कर पाए। हमें कभी भी किसी भी स्पीशीज को एक्सप्लॉइट नहीं करना, यानी कि उसके पार्ट्स के लिए उसे किल नहीं करना। नेक्स्ट आता है कुछ स्ट्रिक्ट लॉज बनाने हैं, एनफोर्स करना है जिससे पोचिंग, इलीगल हंटिंग या ट्रेड ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स वो ध्यान में रखे जाए। मतलब कि हमें पोचिंग शिकार नहीं करना या इलीगल हंटिंग नहीं करनी किसी भी एनिमल की। नेक्स्ट आता है फॉरेस्ट को रिसोर्स करके, फील्ड को, ग्रासलैंड, स्वैम्प्स को रिस्टोर करके हम वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को भी रिस्टोर कर सकते हैं। अननेसेसरी डिस्ट्रक्शन नहीं करना। बच्चों ये हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, एजुकेटिंग पीपल्स जो होते हैं कंपेन्स स्टार्ट करके। नेक्स्ट आता है स्पेशल अटेंशन हमें उनको देना है जो हमारे एंडेंजर्ड स्पीशीज है। नेक्स्ट एफर्ट्स जो है हमें डिफरेंट डिफरेंट फूड क्रॉप्स की वेराइटीज को भी प्रिजर्व करने में लगाना है। अगर फूड क्रॉप्स की वेराइटीज प्रिजर्व रहेगी तो एनिमल की स्पीशीज जो उन पे डिपेंड रहती है वो भी प्रिजर्व रहेगी। नाउ नेक्स्ट आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स जो है उसमें वो बनाई जानी चाहिए जिसमें फीडिंग, ब्रीडिंग और इन्वायरमेंटल नीड्स तीनों चीजों का ध्यान रखा जाए डिफरेंट स्पीशीज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है जो प्रोडक्ट्स, वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स जो हमें मिलते हैं या जो उनको जरूरत होती है जिन प्रोडक्ट्स की, उन्हें वो सारे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाए जाए। जो स्ट्रीम्स, रिवर पॉन्ड्स, वाटर बॉडीज है उनको रिस्टोर किया जाए, क्योंकि कुछ हमारे मेराइन यानी एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो वहीं पे लिव करते हैं। नेक्स्ट आता है सपोर्ट इंक्रीज करना चाहिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज को, यानी कि उन्हें कुछ स्टेप्स बढ़ाने चाहिए जिससे कि नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखा जा सके। नेक्स्ट आता है जो रेगुलेशन होता है कंट्रोल करना चाहिए फिशिंग पे, हंटिंग पे, और जो वाइल्ड प्रोडक्ट्स की कलेक्शन होता है फॉरेस्ट से उस पे भी कंट्रोल करना चाहिए कि एक लिमिट अमाउंट में ही हम फॉरेस्ट से प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्टेड एरियाज।
जो प्रोटेक्ट करते हैं, कंजर्व करते हैं वाइल्ड लाइफ को इंडिया में। जो गवर्नमेंट एक पास करती है, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उन्होंने वो 1972 में करा था। इस एक्ट के अंदर बहुत सारे पार्क, सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए थे इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। कुछ एरियाज जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो थे वो हमारे एज अ प्रोटेक्टेड एरियाज डिक्लेयर कर दिए गए थे, जहाँ पे प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, हंटिंग ये बिल्कुल प्रोहिबिट था, मतलब कि ये चीजें करना बिल्कुल मना थी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व्स वो हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं बच्चों, जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करके रखते हैं, इनकी ट्रेडिशनल लाइफ को रिस्टोर करके रखते हैं ट्राइबल्स की इस विसिनिटी में। मतलब कि ट्राइबल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी तो फॉरेस्ट में रहते हैं, वो भी फॉरेस्ट भी तो उनके लिए एक हैबिटेट है। जो हमारी ट्रेडिशनल लाइफ पे ट्राइबल्स की, वो किसके थ्रू मेंटेन है, फॉरेस्ट के थ्रू मेंटेन है। बच्चों कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज जो हैं जैसे कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में, इसमें एक नेशनल पार्क है जिसका नेम है सतपुरा, टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोरी एंड पंचमढ़ी। एक बायोस्फीयर रिजर्व में बच्चों पीपल्स को अलाउ होता है कि वो इंटरेक्ट कर सकते हैं नेचर के साथ, बल्कि किसी भी गोल को डिस्टर्ब करे बिना, ट्राइबल की लाइफ को डिस्टर्ब करे बिना, प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ को डिस्टर्ब करे। बच्चों ये हमारे साइंटिफिक आइडियाज के थ्रू यहाँ पे कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स अप्लाई किए गए हैं। नेक्स्ट आता है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क वो एरियाज होते हैं जहाँ पे वाइल्ड लाइफ को रिजर्व करके रखा जाता है, जहाँ पे वो फ्रीली अपने हैबिटेट को यूज कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, उन्हें हम नेशनल पार्क्स कहते हैं। बच्चों इसमें पब्लिक रिक्रिएशंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स जैसे कि स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, मार्बल कैट, पैंडा, ब्लैक बियर, ब्लड शीप, ये सारी जो होती है इन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है जिससे कि वो एक्सटिंक्ट ना हो, खत्म ना हो। कॉर्बेट नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, परियार, बांधवगढ़, ये सारे हमारे नेशनल पार्क इंडिया में लोकेटेड है। नेक्स्ट आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक नेचुरल हैबिटेट होता है जिसे गवर्नमेंट या प्राइवेट एजेंसीज ऑपरेट करती हैं, जिसमें सेफ गार्ड्स लगाए जाते हैं बर्ड्स और एनिमल की स्पीशीज को सेव करने के लिए। यहाँ पे बच्चों एनिमल्स को किल करना या ट्रीज को कट करना इन एरियाज में बिल्कुल प्रोहिबिट होता है, बिल्कुल भी नहीं इससे वो किल कर सकते या ट्रीज को कट कर सकते हैं। जो थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स होते हैं यानी कि जो एंडेंजर्ड स्पीशीज में आते हैं, ब्लैक बग, वाइल्ड आइड बग, एलिफेंट, पाइथन, इन सबको प्रिजर्व करके इन्हीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में रखा जाता है। तो स्टूडेंट्स जो भरतपुर बर्ड सेंचुरी है, नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वेदांता तल बर्ड सेंचुरी है, ये हमारी फेमस सेंचुरीज है इंडिया की। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी द मैप ऑफ इंडिया नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इसमें आपको नेशनल पार्क्स कहाँ पे लोकेटेड है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ पे लोकेटेड है वो शो कर रखी है। नेक्स्ट आता है आपका जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क यानी जू वो प्लेस होता है जहाँ पे एनिमल्स और बर्ड्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको स्पेशल केजेस में या पब्लिक एग्जीबिशन के लिए एनक्लोज किया जाता है। एनिमल्स को वहाँ पे फीड भी किया जाता है और केयर भी होती है उनकी जू अथॉरिटीज के द्वारा। जू जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अवेयरनेस क्रिएट करने में लोगों के बीच में, जिससे कि उन्हें पता चले नेचर के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। नेक्स्ट आता है बोटानिकल गार्डन। बोटानिकल गार्डन एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे प्लांट्स की वेराइटीज को ग्रो किया जाता है। इसमें बच्चों साइंटिफिक और एजुकेशनल रीजन से बोटानिकल गार्डन को बनाया जाता है, जो ओपन रहता है पब्लिक के लिए, जिसमें डिफरेंट नेम के डिफरेंट ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, अलग अलग वर्ल्ड के स्पीशीज के। और बच्चों ये कहा जाता है सीड बैंक होता है सेवरल स्पीशीज ऑफ प्लांट्स का, जिसे हम विजिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज वो प्लांट्स और एनिमल की स्पीशीज होती हैं जो सिर्फ वन जियोग्राफिकल रीजन में ही क्या करती हैं, लिव करती हैं, सर्वाइव करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। ये एंडेमिक होती है लार्ज या स्मॉल एरियाज अर्थ की। एंडेमिक स्पीशीज यूनिक होती हैं जो सिर्फ पर्टिकुलर प्लेस पे ही पाई जाती हैं, ये नेचुरली कहीं भी नहीं पाई जाती। कुछ हमारी एंडेमिक स्पीशीज है इंडिया की, जस्ट लाइक लायन टेल मैक्यू जो वेस्टर्न घाट में है, मालाबार पैराकीट जो मालाबार रीजन में, नीलगिरी लंगूर जो नीलगिरी हिल्स में है, नीलगिरी थार वो भी नीलगिरी हिल्स में है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। नेक्स्ट आता है सम फेमस कंजर्वेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया। हमारी कंट्री में कुछ एनजीओज भी एक्टिवली ऑपरेट हैं जो इम्प्लीमेंट करे जाते हैं गवर्नमेंट प्लान्स और पॉलिसीज के बारे में, नेचर की बताते हैं, लोगों को अवेयर करवाते हैं। ये बताते हैं लोगों को कि कैसे हमें सस्टेनेबल यूज करना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज का, यानी कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उससे अवेयर करवाते हैं हाउ टू कंजर्व दी बायोडाइवर्सिटी।
वन महोत्सव, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट लायन, ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं जो कंजर्वेशन प्रोग्राम्स में स्टार्ट किए गए थे। कुछ हमारे इमेंसली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, पर चिपको मूवमेंट या एपिको मूवमेंट या जी हमारा सेक्रीफाइस जो अमृता देवी बिश्नोई ने करा था अपने ग्रुप के साथ नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करने में, ये सारे हमारे कंजर्वेशन प्रोग्राम्स के अंदर आते हैं। नाउ लेट्स सी प्रोजेक्ट टाइगर। बच्चों टाइगर की बहुत सारी स्पीशीज जो है धीरे धीरे डिस्पेयर होती जा रही है फॉरेस्ट से बच्चों, इसलिए टाइगर भी हमारा एंडेंजर्ड एनिमल्स की कैटेगरी में आ गया है। गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी थी प्रोजेक्ट टाइगर 1973 अप्रैल में। बच्चों इसका ऑब्जेक्टिव था इस स्कीम का कि कैसे सर्वाइवल या टाइगर की मेंटेनेंस को करा जाए हमारी कंट्री में। जो प्रोजेक्ट टाइगर था वो सक्सेसफुल हुआ था। उसमें बच्चों हमारे टाइगर को उनकी नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व करके रखा गया था जिससे उसकी पॉपुलेशन रीस्टोर हुई थी और उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज भी हुई। नाउ नेक्स्ट इज रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक एक बुक होती है जिसमें रिकॉर्ड रखा जाता है एंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स का, जो बच्चों इंटरनेशनली मेंटेन की जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। नेक्स्ट आता है माइग्रेशन। माइग्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स मूव करते हैं एक रीजन से दूसरे रीजन में। बच्चों वो क्यों करते हैं? बेटर लिविंग कंडीशंस के लिए। नाउ एनिमल्स जो माइग्रेट करते हैं विंटर या ब्रीडिंग सीजन्स में, जब ये कंडीशंस जो होती है इनके लिए फेवरेबल हो जाती है वापस से अपने घर आ जाते हैं। बर्ड्स जो होती है माइग्रेट करती है फूड को सर्च करने के लिए या इनहॉस्पिटेबल क्लाइमेट से दूर जाने के लिए। बर्ड्स जो होती है कुछ हमारी लॉन्ग माइग्रेटरी फ्लाइट्स भी करती हैं। कॉमन माइग्रेटरी क्रिएचर कौन से होते हैं? हमारे व्हेल, फिश, बटरफ्लाई, टर्टल, बर्ड। लॉन्गेस्ट माइग्रेशन कौन करती है? जो सबसे दूर जाती है आर्टिक टर्न, जो ट्रेवल करती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक का और वापस से वो अपने फेवरेबल क्लाइमेट में वापस से घर आ जाती है। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी द इमेज बटरफ्लाई, साइबेरियन क्रेन एंड आर्टिक टर्न। ये आपकी क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट माइग्रेशन बर्ड है। नाउ नेक्स्ट इज रिसाइकलिंग ऑफ पेपर एंड रिफॉरेस्टेशन। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, पेपर जो है ट्रीज के पल्प से बनाया जाता है। अब इमेजिन नहीं करेंगे बच्चों, हर साल बहुत सारे ट्रीज को कट किया जाता है पेपर को बनाने के लिए। एज अ स्टूडेंट ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप जब आप पढ़ाई करते हैं स्टडी करते हैं तो आप कभी भी यूजलेस एक्टिविटीज में पेपर को वेस्ट ना करें। बच्चों हम बहुत सारे वे से पेपर को सेव कर सकते हैं। आप पेपर के दोनों साइड लिख सकते हैं, पेपर को वेस्टेज होने से बचा सकते हैं, पेपर को दोबारा से रिसाइकिल कर सकते हैं। पेपर को रिसाइकिल आप बच्चों 5 to 7 टाइम्स कर सकते हैं। जो रिसाइकलिंग होती है एनर्जी को भी सेव करती है और बच्चों हमारे पेपर को दोबारा से हम उसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बच्चों हमारे हार्मफुल केमिकल्स जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है पेपर को बनाने में, तो उन हार्मफुल केमिकल्स का भी रिडक्शन हो जाएगा। नाउ व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? न्यू ट्रीज को प्लांट करना बच्चों जहां पे हमने फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करा। डिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन अलग होता है। एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है प्लांटिंग करना, ट्रीज को कहीं भी प्लांट करना, उसे हम एफॉरेस्टेशन कहेंगे। डिफॉरेस्टेशन उसे कहते हैं जहां पे हमने पर्टिकुलर रीजन में ट्रीज को क्लियर करा, कट करा, वहीं पे ट्रीज को दोबारा से प्लांट करना। नाउ स्टूडेंट्स कुछ हमारे नेचुरल डिफॉरेस्टेशन होते हैं जिसमें हमारे कोई भी रोल नहीं होता, वो अपने आप ही हो जाता है। बच्चों कुछ एक्ट जो है इंडिया में चलाए गए थे, स्टार्ट किए गए थे, इनिशिएट किए गए थे फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1927 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। हमारा मेन एम क्या था इन दोनों एक्ट्स का? फर्स्ट कि जिससे हम फॉरेस्ट को प्रिजर्व और कंजर्व करके रख सके और जिससे हमारी बेसिक नीड्स भी फुलफिल हो और हमारे फॉरेस्ट को भी कोई नुकसान नहीं हो। बच्चों गवर्नमेंट ने बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं फॉरेस्ट को सेव करने में, डिफॉरेस्टेशन फिर भी इलीगली हो रहा है। तो ये आप सभी की ड्यूटी होती है कि हम गवर्नमेंट की हेल्प करें फॉरेस्ट वेल्थ को मेंटेन करने के लिए। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। हमने अपने चैप्टर में क्या समझा उसे एक बार देखते हैं। फॉरेस्ट जो एक यूजफुल रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ में बच्चों हम उसका प्रोटेक्शन करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, परप्यूचेशन करते हैं और जुडिशियस यूज करते हैं जिससे कि रेयर स्पीशीज जो है प्लांट्स और एनिमल्स की उनको नेचुरल हैबिटेट में ही प्रिजर्व करके रखा जा सके। हमने अपने चैप्टर में समझा बायोस्फीयर रिजर्व ये क्या क्या डिजाइन करता है? ये प्रोटेक्शन करता है वाइल्ड फ्लोरा और फोना की यानी एनिमल्स और प्लांट स्पीशीज की और एज वेल एज ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल को भी प्रिजर्व करके रखता है यानी ट्राइबल्स की लाइफ स्टाइल को। नेक्स्ट आता है नेशनल पार्क्स, वो प्रोटेक्टिव एरियाज होते हैं जो रिजर्व्ड एरियाज होते हैं जो बेटरमेंट करते हैं वाइल्ड लाइफ की लाइफ स्टाइल को। जू वो प्लेस होता है जहाँ पे एनिमल्स और बर्ड्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है स्पेशल केजेस में
या पब्लिक एग्जीबिशन के लिए। प्रोजेक्ट टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम जो था इनिशिएट हुआ था 1973 में, टाइगर की पॉपुलेशन जो खत्म होती जा रही थी उसको रिस्टोर करने के लिए। IUCN, अब बच्चों वो WCU हो गया है, जो स्विट्जरलैंड के द्वारा इनिशिएट किया गया था। ये मेंटेन करता है रेड डेटा बुक, जिसमें रिकॉर्ड रखा जाता है, इंफॉर्मेशन रखी जाती है थ्रेटेंड स्पीशीज की, प्लांट्स और एनिमल्स की, जो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं। Now students, rest of the exercise you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.